नमस्कार। चलिए आज दशकों की रणनीति, राजनीतिक दांवपेंच और संवैधानिक पैंतरों की एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो पूरे 70 साल तक चली। इसे सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरह मत देखिए, बल्कि ये एक पूरी शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश है जिसमें आर्टिकल 370 को हटाया गया। जैसा कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा था, ऐसा लगा जैसे कोई चाणक्य नीति की फिल्म चल रही हो। तो आखिर ऐसा क्या था इस पूरे प्रोसेस में जिसने इसे इतना ड्रामेटिक बना दिया? वो कौन से कदम थे जिन्हें उठाने में सालों की प्लानिंग लगी? चलिए एक एक करके शतरंज की हर चाल को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी एंड गेम को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि खेल की शुरुआत में बोर्ड बिछाया कैसे गया था। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1947 में और देखते हैं कि उस वक्त के हालात और चॉइसेस क्या थीं। आज़ादी से पहले का भारत आप समझिए दो तरह का था। एक था ब्रिटिश इंडिया, जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था और जिसका बंटवारा धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में हुआ। और दूसरा हिस्सा था प्रिंसली स्टेट्स का, यानी रियासतें, जहां स्थानीय राजा महाराजा या निजाम राज करते थे। और ये छोटी मोटी संख्या नहीं थी, कुल 565 रियासतें थीं जिनके पास अपनी किस्मत का फैसला करने की पूरी आज़ादी थी। तो इन राजाओं के सामने तीन बिल्कुल साफ साफ रास्ते थे। या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, या फिर एक आज़ाद देश बनकर रहें। और इन्हीं तीन विकल्पों के बीच भारत के भविष्य का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नक्शा छिपा हुआ था। यूं तो 565 रियासतें थीं, लेकिन तीन ऐसी रियासतें थीं जिनकी कहानी सबसे पेचीदा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड थी: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और इनके फैसलों ने ही कश्मीर मुद्दे की उलझन को जन्म दिया। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम थे, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी। वहां जनमत संग्रह हुआ, यानी लोगों से पूछा गया और जनता ने भारत के साथ जाने का फैसला किया। फिर आता है हैदराबाद। यहाँ भी निजाम मुस्लिम थे और प्रजा हिंदू। जब निजाम ने आज़ाद रहने की जिद की तो मिलिट्री एक्शन के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। लेकिन जम्मू और कश्मीर का मामला ठीक इसका उल्टा था, एकदम ऑपोजिट। यहाँ शासक हिंदू थे, राजा हरी सिंह, और ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। और इसी उल्टी सिचुएशन ने इसे सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती बना दिया। तो यहीं से शुरू होती है कश्मीर की वो चाल जिसने आर्टिकल 370 को जन्म दिया। ये एक संकट के समय में लिया गया एक टेम्पररी फैसला था, जो देखते ही देखते परमानेंट जैसा बन गया। हुआ ये कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबाइलियों ने हमला कर दिया। तब राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। बेसिकली ये एक लीगल पेपर था जिसके तहत रियासत सिर्फ तीन चीजें भारत को सौंप रही थी: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। और यही सिग्नेचर जम्मू और कश्मीर के भारत में शामिल होने का कानूनी आधार बना। अब इस विलय को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने के लिए लाया गया आर्टिकल 370। इसे संविधान के पार्ट 21 में रखा गया, जो है ही अस्थायी यानी टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजंस के लिए। इसका मकसद था JNK को एक स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस देना, जिसके तहत राज्य का अपना संविधान हो सकता था और भारत की संसद की ताकतें वहां बहुत सीमित थीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक टेम्पररी आर्टिकल 70 सालों तक परमानेंट जैसा कैसे बना रहा? वो कौन सी कानूनी अड़चन थी जिसने इसे एक तरह से अमर बना दिया था? और इसका जवाब छिपा है एक संवैधानिक ताले में। देखिए, आर्टिकल 370 को सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता था, लेकिन वो संविधान सभा तो 1957 में राज्य का संविधान बनाने के बाद भंग हो गई, खत्म हो गई। मतलब ताला खोलने की जो चाबी थी, वो चाबी ही 1957 में हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कहानी में 6 दशक आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं उस एंड गेम स्ट्रैटेजी पर जिसकी नींव 2014 के बाद बहुत सोच समझ कर रखी गई। मार्च 2015 में एक ऐसा गठबंधन हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टियां, बीजेपी और PDP, मिलकर सरकार बनाती हैं। ये गठबंधन करीब 3 साल चला और फिर जून 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद 6 महीने गवर्नर का शासन रहा और फिर दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और ये सबसे क्रूशल मूव था, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब था कि JNK विधानसभा की सारी ताकत अब सीधे भारत की संसद के हाथों में आ गई थी।
और इसी बीच एक बहुत ही मजेदार या कहिए कि स्ट्रेटेजिक घटना हुई। नवंबर 2018 में जब विपक्षी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश कर रही थीं, तो गवर्नर के ऑफिस का फोन ही नहीं उठा और कहा गया कि ठीक उसी वक्त फैक्स मशीन भी खराब हो गई थी। इस एक घटना ने एक ऑल्टरनेटिव सरकार बनने से रोक दिया, जो शायद केंद्र की पूरी रणनीति पर पानी फेर सकती थी। इसके बाद घाटी में माहौल तेजी से बदलने लगा। अचानक सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें सभी टूरिस्ट्स और अमरनाथ यात्रियों से तुरंत कश्मीर छोड़ने को कहा गया। लोगों को अब ये एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ अनप्रेसिडेंटेड होने वाला है। और फिर ये नंबर सामने आया, 45,000। 45,000 एडिशनल पैरामिलिट्री ट्रूप्स जम्मू कश्मीर में भेजे गए। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा था कि सरकार जमीनी स्तर पर किसी भी हालात से निपटने के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रही थी। और फिर वो दिन आया, 5 अगस्त 2019, वो दिन जब इस 70 साल पुरानी शतरंज की बाजी में आखिरी चाल चली गई और कहा गया, शाह और माद, चेकमेट। आखिरी 24 घंटे किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं थे। रातों रात स्थानीय पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद करके धारा 144 लगा दी गई और आधी रात को प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन जाना, सब कुछ एक बेहद वेल प्लान्ड ऑपरेशन की तरह लग रहा था। तो सवाल ये है कि वो 70 साल पुराना संवैधानिक ताला आखिर खोला कैसे गया? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए संविधान सभा शब्द का मतलब ही बदल दिया गया, उसे विधानसभा के बराबर मान लिया गया। स्टेप 2, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन था, तो विधानसभा की सारी ताकतें भारतीय संसद के पास थी। और स्टेप 3, बस जैसे ही ये कानूनी रास्ता खुला, संसद के दोनों सदनों में आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। सोचिए, 70 साल पुराना एक संवैधानिक ताला, जिसे एक ही दिन में कानूनी दांव पेच से खोल दिया गया। ये पूरी कहानी हमें पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानून की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राजनीति और कानून के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।